हेलो गाइस। तो आज हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इसमें जो बात करेंगे ये चार्ज के बारे में। इस चैप्टर को हिंदी में वैद्युत स्थिर वैद्युत भी बोलते हैं। और या फिर अपना सिलेबस देखें तो उसमें वैद्युत स्थैतिकी लिखा होता है। वैद्युत स्थैतिकी, ठीक है। तो इस वैद्युत स्थैतिकी में हम लोग आज सिर्फ आवेश के बारे में जानेंगे। आवेश क्या क्या होता है, ठीक है। और इसके लिए जो कुछ नियम बनाए, कूलम्ब्स के जो लॉ आए हैं, उसके बाद इस पे जो फोर्स देखा गया और इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया गया, वो सब हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर में सिर्फ बात होगी आवेश की, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं हम लोग चार्ज से, ठीक है। तो चार्ज आखिर क्या होता है? एक बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एक मास पे पूछा गया था कि इनर्शिया किसकी प्रॉपर्टी है। तो इनर्शिया मास की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। मतलब इससे रिलेटेड है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। कुछ चीज़ें प्रॉपर्टी होती हैं, ठीक है। जैसे इनर्शिया है, इनर्शिया मास की प्रॉपर्टी है। किसी भी बॉडी में अगर मास होगा तो वो इनर्शिया शो करेगा ही करेगा, ठीक। इसी तरह से चार्ज मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। चार्ज क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होता है, ठीक है। चार्ज को इसी तरह से डिफाइन कर सकते हैं, उसके और डेफिनेशन कोई बन नहीं सकती है। तो चार्ज को इसी तरह से डिफाइन किया गया है, इट इज़ ए प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ठीक है। ड्यू टू विच अट्रैक्ट एंड रिपेल अनदर चार्ज बॉडी, ठीक। तो ये प्रॉपर्टी है मटेरियल की, ठीक। तो याद रखें, अगर कहीं पे ये पूछा जाता है चार्ज किसकी प्रॉपर्टी है, तो ये होगी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। जिस तरह से इनर्शिया मास की प्रॉपर्टी है, उसी तरह से चार्ज मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो चार्ज के बारे में बात तो काफ़ी पहले से होती आ रही है, उस हिस्ट्री पे हम लोग नहीं चलते हैं, ठीक है। तो चार्ज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो बताया था कि चार्ज दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। चार्ज दो टाइप के बताए गए अपने को, एक पॉजिटिव और दूसरा बताया गया नेगेटिव, ठीक है। तो ये उन्हें इतना पता नहीं था उस समय जब इन्होंने ये बताया था कि ये पॉजिटिव क्या है नेगेटिव क्या है। बस ऐसे उन्होंने बोल दिया था, इनका नामकरण कर दिया था कि एक पर पॉजिटिव चार्ज है, एक पर नेगेटिव चार्ज है, मतलब एक पर धनात्मक है, एक पर ऋणात्मक है। बाद में इनकी बातें सही निकली, तो यही चल रहे हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है। तो इसके बाद फिर जब चार्ज पार्टिकल्स की खोज हुई, उसमें आया कि और कई छोटे छोटे से चार्ज पार्टिकल होते हैं। जैसे पहले देखा गया था कि हम लोग जो बचपन में किया करते थे कि स्केल लेकर के या कोई पेन लेकर के इसे बालों में रगड़ के और पेपर उठाया करते थे, पेपर छोटे छोटे से टुकड़े दिखाते, देखो जादू इसमें दिख रहा है, ठीक है। तो वहीं यही काम उन्होंने भी देखा था, ठीक है। उन्होंने भी ऐसा कुछ खतरनाक सा पहले नहीं देखा था, यहीं से एक सोच बनी थी, ठीक है। तो इससे तो ऐसा लगता है हम लोग भी साइंटिस्ट थे बचपन में, लेकिन अब बड़े हो गए तो साइंटिस्टपन भूल गए, ठीक है। तो एक वहीं से ये चीज़ें निकल करके आए। उन्होंने फिर एक्सपेरिमेंट किया था ग्लास प्लेट पर, और वो बिल्ली के फर जो होते हैं, मतलब उसके जो रोए होते हैं, उनसे एक आबनूसी स्टिक को रब किया था, ग्लास प्लेट को सिल्क से रब किया, दोनों को पास पास लटकाया तो दोनों ने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया, ठीक है। और दो ग्लास प्लेट को सिल्क से ही रब करके पास पास लटकाया तो दोनों ने एक दूसरे को रिपेल किया था। तब वहाँ से इनके मन में एक थॉट आया था कि इसमें कोई एक अलग अलग टाइप का चार्ज है, ठीक है। उसके बाद में खोज हुई छोटे छोटे चार्ज पार्टिकल्स की, ठीक। तो जो पहले जो चार्ज पार्टिकल खोजे गए थे वो सबसे स्मॉलेस्ट माने जाते थे, उनको बोला गया एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल्स। एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल, ठीक है। एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल मतलब बहुत छोटे बेसिक चार्ज पार्टिकल, ठीक। और इसकी जो यूनिट रखी गई वो एसआई यूनिट थी, कूलम, और इसको सी से इस तरह से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक। और सीजीएस यूनिट जो रही वो थी स्टेट कूलम, स्टेट कूलम, ठीक। इसका जो सिंबल है वो इस तरह से लिखते हैं, स्टेट सी, ऐसे बना दिया जाता है, ठीक है। तो ये दोनों के मतलब चार्ज की यूनिट यहाँ
फाइंड की गई। ठीक, इन दोनों में रिलेशन भी एक फाइंड किया गया था कि 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁹ स्टेट कूलम। ये एक रिलेशन था, ये रिलेशन भी याद रखो, पूछा जा सकता है। अभी तक नहीं पूछा गया लेकिन अब पूछ सकते हैं, क्योंकि न्यूटन वगैरह का कोई ये रिलेशन पूछा जा चुका है, तो न्यूटन और डायन का, तो इसको भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अपने को ये रिलेशन याद होनी चाहिए। उसकी SI यूनिट कूलम, CGS यूनिट स्टेट कूलम, और इन दोनों में रिलेशन 3 × 10⁹ का है। ठीक है, तो इसके बाद जो एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल पे चलते हैं। एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल जो खोजे गए थे वो नाम दिया गया उनको, एक को नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन और दूसरे को प्रोटॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज बताया गया, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज बताया गया। ठीक है, और दोनों के मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सेम थे, बट नेचर अपोजिट। ठीक है, मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम था, लेकिन उन दोनों चार्ज का जो नेचर था वो नेगेटिव था, सॉरी वो अपोजिट था। ठीक है, इसीलिए ये लिखा जाता है, देखो E इक्वल टू जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज था उसको लिखा गया -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, और जो प्रोटॉन पर चार्ज था उसको लिखा गया +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये इनके दोनों के चार्ज रखे गए। ठीक, अच्छा अब यहाँ पे एक डाउट आ सकता है कि इलेक्ट्रॉन तो चलो स्पेलिंग E से स्टार्ट होती है, इसको E लिख दिया, प्रोटॉन तो P से स्टार्ट होता है, इसको भी E लिखते हैं, ये ऐसा क्यों है? ठीक है, इसका आंसर ये है कि ये एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल बोले गए थे। ये जो E है ये ना तो इलेक्ट्रॉन का है और ना ही ये प्रोटॉन का है। ठीक है, ये E एलिमेंट्री का E लिया गया है दोनों में। ठीक, तो इसको जब एक साथ रखा गया तब इस तरह से रखते हैं, E इक्वल टू +-1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये होता है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने का एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल का। ठीक है, तो इस तरह से इनको रिप्रेजेंट किया गया। ठीक, अच्छा ये चार्ज हो गए हैं, ये चार्ज भी पूछ सकते हैं, इनके मास भी पूछ सकते हैं, कोई भी चीज़ पूछी जा सकती है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन रहते हैं, कोई ऐसा खतरनाक सा इसमें बड़ा क्वेश्चन तो बनाते ही नहीं है। ठीक है, ऐसा कोई लेंथी से क्वेश्चन नहीं बनाएंगे कि 2 पेज में इसको सॉल्व करना पड़े। ठीक, बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन इसमें मिलेंगे, पॉइंट टू पॉइंट वाले जो होंगे। ठीक है, तो ये चार्ज हो गए दोनों के, इलेक्ट्रॉन पर जितना नेगेटिव चार्ज होता है प्रोटॉन पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, दोनों के नेचर अपोजिट होते हैं, इसलिए दोनों हर एक बॉडी में दोनों का अमाउंट जो नंबर ऑफ क्वांटिटी इलेक्ट्रॉन के जो नंबर हैं वही सेम नंबर प्रोटॉन के भी होते हैं, तो इसलिए हर एक बॉडी न्यूट्रल रहता है। ठीक है, अगर ये नंबर सेम ना होते तो इस पेन को छूने में हमको झटका लगता। ठीक, जैसे अपन लोग बचपन में एक काम करते थे कि एक को टेबल पर बैठा के पीछे से टॉवल मारते थे, फिर उसको टच करते थे। ठीक, तो हल्का सा अपने को स्पार्किंग लगती थी, है, तो वो बॉडी चार्ज हो जाया करती थी। ठीक है, वो चार्ज के मेथड है, तो आगे वो हम लोग देखते हैं। पहले इनकी प्रॉपर्टी पूरी देख लेते हैं, इन पर चार्ज और मास कितना कितना आ रहा है। ठीक है, कितने टाइप के चार्ज हैं, तो एक तो ये हो गए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन हो गए, इनके दोनों हम लोगों ने चार्ज देख लिए। ठीक, अब दोनों के मास भी देख लेते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है ये है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ये अपने को याद होना चाहिए। ठीक है, और मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो होता है 1.67 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, और एक और होता है पार्टिकल न्यूट्रल रहता है, न्यूट्रॉन। ठीक है, तो मास ऑफ ऐसे लिख लेते हैं, मास ऑफ न्यूट्रॉन ये हो जाएगा, ये अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू होता है, अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन होता है। एग्जैक्ट नहीं होता है, थोड़ा सा ये ज़्यादा होता है, प्रोटॉन से कम नहीं होता, थोड़ा सा ज़्यादा, स्लाइटली ग्रेटर रहता है। ठीक है, तो इसको अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू लिख लेते हैं 1.67 इंटू 10⁻, ये 31 नहीं रहेगा, 27 रहेगा। ठीक है, 10⁻27 kg। ठीक है, तो इसको ये मास ऑफ न्यूट्रॉन हो गया। न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। ठीक है, अच्छा
इसके बाद और भी पार्टिकल आते हैं। एक पूछा भी जा चुका है कि अल्फ़ा पार्टिकल के बारे में, ठीक है, अल्फ़ा पार्टिकल पर चार्ज कितना होता है, ठीक। तो हम लोग देखते हैं अल्फ़ा पार्टिकल को, और भी कुछ इसमें से पूछा जाए तो उसके लिए पूरी चीज़ें देख लेते हैं, ठीक है। अल्फ़ा पार्टिकल जो होता है ये एक्चुअल में हीलियम न्यूक्लियस होता है, ठीक है, ये हीलियम न्यूक्लियस होता है। तो इस पर जो चार्ज होगा, चार्ज ऑन अल्फ़ा पार्टिकल का जो होगा उसको लिखा जाता है। तो इसमें देखो हीलियम न्यूक्लियस है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, ठीक है, एटॉमिक नंबर 2 होगा। तो 2 रिप्रेजेंट करता है कि इसमें 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। अगर न्यूक्लियस की बात करें तो इसमें से इलेक्ट्रॉन हटा दो तो न्यूक्लियस बन जाएगा। तो इसमें क्या बचा, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन हट गए, मतलब 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, ठीक। तो न्यूट्रॉन पर तो देखो कोई चार्ज होता ही नहीं है, प्रोटॉन पर ही चार्ज होता है। तो क्या मिलेगा, 2 इंटू चार्ज ऑन प्रोटॉन, ठीक है, E+ ऐसा लिख लेते हैं, ठीक। 2 इंटू चार्ज ऑन प्रोटॉन। तो प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है प्लस का 1.6, तो 1.6 इंटू 2 अगर करेंगे तो हो जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये अल्फ़ा पार्टिकल पर चार्ज होता है, ठीक है। अच्छा, अगर इसके मास की बात करें, मास अल्फ़ा पार्टिकल पर कितना होगा, तो देखो 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है न्यूक्लियस में, ठीक है। तो न्यूट्रॉन में मास तो होता ही है, चार्ज नहीं होता लेकिन मास तो होगा, और मास लगभग इक्वल टू होता है प्रोटॉन के मास के बराबर, ठीक है। तो हम ऐसा समझें कि इसमें 4 प्रोटॉन ही भरे हुए हैं, मास 4 प्रोटॉन के बराबर है, ये भी तो लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं 1.6, 7 को भी हटा दो, 1.6 ही राउंड ऑफ में थोड़ा ले लेते हैं, तो 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो मैं 7 को हटा रहा हूँ, 1.6 ले रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 6.4 इंटू 10⁻⁻27 kg मास ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल ही होता है, ठीक है। तो अपने को ये पूरी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए अल्फ़ा की। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, ये और ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि अल्फ़ा पार्टिकल क्या है, तो हम बता सकते हैं कि हीलियम न्यूक्लियस है, ठीक है। और हो सकता है कभी ये पूछ दे उसका मास क्या है, हो सकता है कभी ये दोनों ही पूछ दे, ठीक है, क्योंकि एक नीट के एग्ज़ाम में ये दोनों ही पूछे जा चुके हैं, ठीक। मतलब मेडिकल का एग्ज़ाम होता है उसमें, ठीक है। वैसे हम लोग मेडिकल के एग्ज़ाम की बात नहीं कर रहे, ठीक, अपने को तो टीचिंग एग्ज़ाम चाहिए है। तो लेकिन पूछ तो सकते ही हैं, जब ये पूछ सकते हैं तो ये हो सकता है दोनों ही पूछें उसमें, इस पे चार्ज और मास बताओ, ठीक। तो कॉमा में लिख सकते हैं। तो अपने को ये सारी चीज़ें अब पता हो गई, ठीक है। अच्छा, एक और पार्टिकल इसके बाद होता है ड्यूटेरॉन। ड्यूटेरॉन, ठीक है, ये होता है 1H2, इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। मतलब इसमें ये हुआ कि इस पर जो ये मास नंबर बताता है, मास 2 प्रोटॉन का है और चार्ज 1 प्रोटॉन का है, ठीक है, इसलिए इसका नया नाम रखा गया ड्यूटेरॉन, ठीक। तो इस पर अगर चार्ज की बात करें तो चार्ज होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और जो मास होगा, मास रहेगा 3.2 इंटू 10⁻⁻27 kg, क्योंकि 2 प्रोटॉन के बराबर मास है, तो 2 प्रोटॉन का मास लगभग ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने लगभग सभी चार्ज पार्टिकल देख लिए हैं। इसके बाद जो भी और कुछ अगर बचेंगे तो वो अपने मॉडर्न फिजिक्स में आ जाएंगे, ठीक, जिसमें हम लोग ये न्यूक्लियस वगैरह की बात करेंगे, तो वहाँ से ये और कुछ देख लेंगे। वैसे चार्ज अब बचे नहीं, इतने ही चार्ज रहेंगे, ठीक है, चार्ज पार्टिकल। तो चलो आगे देखते हैं इनका। ये सभी क्वेश्चन थे, कुछ भी इसमें से पूछा जा सकता है, तो ये पार्ट अपने को बिल्कुल याद होना चाहिए कि किसका कितना मास है, किस पर कितना चार्ज होता है, ठीक। और ये जैसे ही आएंगे वैसे ही ये कुछ भी इसमें सॉल्व करेंगे नहीं, यही अपने एक तो इसमें बढ़त बनाएंगे और अपना टाइम भी बचाएंगे, है, क्योंकि मार्क्स तो सभी क्वेश्चन पे सेम ही मिल रहे हैं। ये वाला एक पूछ लिया तो अपने खटाक से इस पर टिक मार दिया, आगे बढ़ गए, ठीक है। तो चलो इस पर देखते हैं कि किसी भी बॉडी को किस किस तरह से चार्ज कर सकते हैं और चार्ज की प्रॉपर्टी क्या क्या है, ठीक। तो देखो चार्ज करने के लगभग अपने 3 तरीके होते हैं, फ्रिक्शन, कंडक्शन और इंडक्शन। फ्रिक्शन, कंडक्शन
इंडक्शन। 3 तरीके होते हैं, ठीक है। फ्रिक्शन मतलब किसी भी बॉडी को, 2 बॉडी को एक साथ ऐसे रब कर दो, ठीक है, तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, दूसरे बॉडी में चले जाएंगे, ठीक है। देखो चार्जिंग के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो इलेक्ट्रॉन ही होता है, प्रोटॉन कभी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, ठीक। कुछ छोटी छोटी बातें मैं बताता चलता हूँ, ये आप नोट करते चलो, हैं। और मैं ये लिख नहीं रहा हूँ, ये आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं कि जब किसी भी बॉडी से अगर चार्जिंग के लिए कोई अगर रिस्पॉन्सिबल माना जाता है तो वो इलेक्ट्रॉन होता है। प्रोटॉन किसी भी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र नहीं होता है, ठीक है। जब भी ट्रांसफ़र होगा इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक, और अपने सेम नंबर में ट्रांसफ़र होगा, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे ट्रांसफ़र होगा। ऐसा नहीं कि 1.7 इलेक्ट्रॉन चला गया या आधा इलेक्ट्रॉन चला गया, आधा बीच में रुका हुआ है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जब भी इलेक्ट्रॉन जाएगा पूरा ही जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये एक तो रब करके आएगा, ठीक। दूसरा कंडक्शन। कंडक्शन मतलब एक चार्ज बॉडी को लेकर के आओ और दूसरे अनचार्ज बॉडी को ऐसे टच करा दो, ठीक, तो इसमें से चार्ज उसमें फ्लो हो जाता है, ठीक है। तो ये हुआ टच, ठीक। स्पेलिंग मेरी क्या क्या जा रही है, ठीक है। तो ये टच हुआ। इंडक्शन मतलब विदाउट टच, ठीक, दूर से केवल दिखा के ये देख देख लालच दे करके दूसरे बॉडी को चार्ज कर दें, ठीक है। तो उसमें देखो रब करेंगे तो इसमें अब कैसे कैसे चार्ज आते हैं इस पर भी ज़रा बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर 2 बॉडी को हम रब करते हैं, ठीक, तो रब करने से एक बॉडी से निकल के इलेक्ट्रॉन दूसरे बॉडी में पहुंचते हैं। तो जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जैसे एक ही बॉडी से निकले इस बॉडी में ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है, तो इस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। पहले क्या था, इसमें न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल था, ये भी न्यूट्रल था, मतलब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम थे, इसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम थे, ठीक है। जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल करके इसमें चले गए तो इस पर पॉजिटिव चार्ज कुछ फ्री हो गए, मान लो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल कर चले गए, ठीक, तो इसमें जो 2 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को मार रहे थे वो तो खाली हो गए, ठीक है। तो इस बॉडी पर 2 प्रोटॉन अपना राज्य करेंगे, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और इसमें ये तो पहले ही न्यूट्रल था और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन बाहर ही आ गए, ठीक, पहले तो सब न्यूट्रल थे, सब आपस में एकदम लड़ मर के ख़त्म हो गए थे। और जब ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, इन्हें देखा कि वो तो सब निपट चुके हैं, चलो अपना राज्य करते हैं, अपना शासन यहाँ फैलाया, ठीक, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव नेचर का, ठीक है। अगर इसके मास की बात करें, देखो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकले हैं, इसमें चले गए हैं, तो नेगेटिव चार्ज बॉडी का मास इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। नेगेटिव चार्ज बॉडी का मास इंक्रीज कर जाएगा, ठीक, ओके, ठीक है। इस तरह से ये रब का सिस्टम है। और कंडक्शन मतलब टच करने से, तो टच करने से क्या होता है कि दोनों बॉडी पर फिर सेम नेचर का ही चार्ज डेवलप होता है, सेम नेचर का। जैसे कोई एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी लेकर के आए और न्यूट्रल को टच करा दिया तो न्यूट्रल भी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, ठीक है, और दोनों पर मैग्नीट्यूड थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और मैग्नीट्यूड पे कोई असर नहीं आएगा, ठीक। इसमें भी दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड सेम रहेंगे क्योंकि चार्जेस के मैग्नीट्यूड बराबर ही रहते हैं। 2 प्रोटॉन इधर फ्री हुए, 2 इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, ठीक है। तो नेचर अपोजिट होगा और मैग्नीट्यूड दोनों पे चार्ज के सेम होंगे, ठीक है। और इसका मास स्लाइटली इंक्रीज कर जाएगा, थोड़ा सा इंक्रीज ही कर जाएगा, ठीक। और टच वाले में यही रहेगा कि दूसरे बॉडी से जो इलेक्ट्रॉन है वो निकल करके इसमें आ जाते हैं, ठीक। तो इसमें सेम नेचर के दोनों बॉडी पे चार्ज आ जाएंगे, ठीक है। इंडक्शन में क्या होता है, अपोजिट नेचर के आते हैं। इंडक्शन में दूर से ऐसे दिखाते हैं, एक ऐसा स्पीयर रख करके ऐसे दूर से इसको दिखाया जाता है, ठीक है। और इसमें ये इंसुलेटिंग स्टैंड पर, मतलब लकड़ी के किसी स्टैंड पर मेटल के ब्लॉक को रख देते हैं, फिर एक उसको अर्थ से ऐसे कनेक्ट करा देते हैं। तो अर्थ में देखो इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, अर्थ को हम नेगेटिव चार्ज मानते हैं, ठीक है। नेगेटिव चार्ज इसलिए मानते हैं क्योंकि अर्थ को इनफाइनाइट चार्ज दिया जा सकता है, ठीक, कितना भी चार्ज दे दो अर्थ पे कोई असर नहीं आता है, ठीक है। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इसके अंदर पहुंच जाएंगे क्योंकि ये अट्रैक्शन इधर पॉजिटिव का दिख रहा है, तो ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो गए आकर के इसमें, ठीक। फिर बाद में हमने क्या किया, इस वायर को पहले ब्रेक कर दिया, फिर इसको भी हटा दिया चालाकी से। अब देखो, अब बेटा जाके दिखाओ उधर, है, तो ये बेचारे उधर जा ही नहीं पाए अर्थ में क्योंकि हमने रास्ता उनका काट दिया था, ठीक है। तो ये बॉडी हमारा चार्ज हो गया, जबकि इसको हमने किसी भी चार्ज बॉडी से नहीं टच किया, ना तो इसको रब किया, मतलब इन दोनों का यूज नहीं किया, अलग एक तीसरा मेथड ऐसे बना लिया, तो इसको नाम दिया गया इंडक्शन, ठीक है। तो इस तरह के ये तीनों बॉडी होते हैं, ठीक है। अच्छा, कोई बॉडी टेस्ट करना है टेस्टिंग के लिए, ठीक है। टेस्टिंग के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं।
चलो उससे पहले बात करते हैं चार्ज की नेचर की, मतलब दो चार्ज क्या क्या करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि लाइक चार्ज होंगे, मतलब अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है तो एक दूसरे को रिपेल करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे, ठीक है। पॉजिटिव एंड पॉजिटिव रिपल्सन, ठीक है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव अट्रैक्शन, ठीक। नेगेटिव एंड नेगेटिव रिपल्सन, ठीक है। इस तरह से लाइक चार्ज रिपेल करेंगे, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करते हैं, ठीक। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि अगर कोई टेस्ट करना है कि कोई बॉडी चार्ज है कि नहीं है, ठीक है, ये जानने के लिए कौन सा मेथड रिस्पॉन्सिबल होता है, ज़्यादा श्योर होता है, श्योर कौन सा होता है, रिपल्सन की अट्रैक्शन, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, रिपल्सन श्योर होता है, रिपल्सन इज श्योर टेस्ट फॉर चार्जिंग, ठीक है, ये बोला जाता है इसके लिए, रिपल्सन इज श्योर टेस्ट फॉर चार्जिंग, ठीक है। कोई बॉडी चार्ज है तो इस रिपल्सन से ही पता लगेगा। क्यों, देखो रीजन बताता हूँ। जैसे ये बॉडी में चार्ज करके ले आया, या फिर हम लोग जो बचपन में काम करते थे वो देखते हैं, ठीक। अपन लोग जो पेपर बाइट निकालते थे, पेपर के छोटे छोटे टुकड़े करते थे, क्या वो चार्ज होते थे? उनमें तो कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल ही रहते थे, ठीक। फिर हम एक स्केल लेकर के ऐसे करके और उनको ऐसे चिपका लेते थे। देखो न्यूट्रल है फिर भी वो चिपक गया, मतलब अट्रैक्शन उसमें आया, ठीक। अगर उस पेपर बाइट पर अपोजिट नेचर का चार्ज होता तब भी वो अट्रैक्ट होता। तो हम दोनों ही तरीक़ों से देखो नहीं बता सकते थे कि ये पेपर बाइट चार्ज है कि नहीं है, ठीक है, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में जब वो न्यूट्रल था तब भी अट्रैक्ट कर रहा था, और जब उस पर सेम अपोजिट नेचर का चार्ज आया तब भी वो अट्रैक्ट कर रहा था, ठीक है। दोनों ही कंडीशन वो अट्रैक्ट ही कर रहा था। तो हमने नहीं पता लगा पाया कि इस पर वाकई में चार्ज है कि नहीं। तो कैसे पता लगेगा? जब वो रिपेल करेगा, ठीक है, मतलब सेम नेचर का जब चार्ज दूसरा कोई फिर बदल के लेके आएंगे, अगर वो रिपेल कर रहा है तो हम समझ जाएंगे भाई इस बॉडी पर चार्ज है। अगर वो रिपेल नहीं कर रहा, फिर से अट्रैक्ट कर लिया दूसरे को भी, तो वो न्यूट्रल माना जाएगा, ठीक है। जैसे एक नया समझ आया, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये एक कोई बॉडी था और ये न्यूट्रल था, ठीक है, मतलब पता नहीं है इस पर कैसा चार्ज है, ठीक। हम पहले पॉजिटिव चार्ज लेकर के आए, ठीक, तो इसने अट्रैक्ट किया, ठीक है। अच्छा, फिर हम एक नेगेटिव चार्ज लेकर के आए, फिर भी इसने अट्रैक्ट किया, तो इसका मतलब हो गया बॉडी पर कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगर हम नेगेटिव चार्ज लेकर के आते और ये रिपेल करने लगता, ठीक, तो हम समझ जाते कि इस पर भी नेगेटिव चार्ज है, तो ये बॉडी पर चार्ज है, ठीक है। तो हम कैसे बता सकते थे? सिर्फ रिपल्सन से, ठीक है, क्योंकि अट्रैक्शन तो न्यूट्रल कंडीशन में दोनों में ही हो रहा है, न्यूट्रल कंडीशन रहेगी, ठीक। देखो मान लो ऐसा कि न्यूट्रल था, ठीक है, पहले इसको देखा, या तो न्यूट्रल होगा या सेम चार्ज होगा, तो दोनों ही कंडीशन में अट्रैक्ट ही करेगा, ठीक। रिपेल का कब देख सकते हैं? जब मतलब चार्ज का कब देख सकते हैं? जब वो बॉडी रिपेल करेगा, तभी हम बता सकते हैं कि उस पर चार्ज है कि नहीं है। अगर वो अट्रैक्ट ही करता चला जा रहा है तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, फिर मैं बार दोनों से चेक करना पड़ता है, ठीक है। रिपल्सन में एक ही बार में क्लियर हो जाता है, रिपेल किया मतलब डिस्चार्ज नहीं, अपोजिट चार्ज, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं भी, सेम चार्ज, ठीक है ना। तो चार्जिंग के लिए जो श्योर टेस्ट होता है वो रिपल्सन रहता है, ठीक है। अच्छा, तो ये तो अपने हो गए चार्जिंग के मेथड, और इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टी भी ज़रा जानते हैं। अगर इसकी प्रॉपर्टी को देखें तो चार्ज जो है ये स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर है, ठीक है। तो इसको हम बेसिक अलजेब्रा की तरह ऐड और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, बेसिक एकदम अलजेब्रिक मेथड की तरह। जैसे मान लो इस बॉडी पर +2Q का चार्ज है, इस पर और एक +2Q का चार्ज दिया, एक -3Q का चार्ज दिया, फिर -4Q का चार्ज दिया, ठीक है, और +5Q का चार्ज दिया। बताओ इस बॉडी पर नेट चार्ज कितना है, ऐसा पूछा जाता है तो, ठीक है, 8Q का चार्ज ले लेते हैं, ठीक है। तो अब चलो देखते हैं इस पर नेट चार्ज कितना है। तो हम सभी को लिख लेते हैं +2Q -3Q -4Q +8Q, ठीक। चलो अब इनको सबको ऐड करते हैं, इनका सम कर देते हैं। तो
4 3 7, 7 में से ये प्लस का 8 माइनस के 7 हो जाएंगे, प्लस का 8 हो जाएगा, तो ये प्लस का 1 क्यू बच जाएगा और ये प्लस का 2 क्यू एक और है, तो ये हो जाएगा 3 क्यू प्लस का। तो बॉडी पर जो नेट चार्ज रहेगा वो प्लस 3 क्यू का चार्ज डेवलप होगा। ठीक है, तो एक तो स्केलर है, स्केलर होने की वजह से इसको हम बेसिक अलजेब्रा की तरह ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक, और चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। ठीक है, और कंजर्व भी होता है, कंजर्वेटिव इन नेचर भी रहता है। ओके, कंजर्वेटिव इन नेचर भी रहेगा, मतलब ना तो चार्ज को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना ही हम इसको क्रिएट कर सकते हैं, जैसा कि एनर्जी के लिए बोला जाता है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक, उसी तरह से चार्ज का भी रहता है, चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, बट ट्रांसफ़र फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ओके, ठीक है, तो इसी तरह से ये उसकी कुछ प्रॉपर्टी हो जाती हैं। ओके, चलो, तो इसके बाद एक और आ जाता है कि डिपेंड्स ऑन स्पीड, डिपेंड ऑन स्पीड, क्योंकि देखो मास स्पीड पे डिपेंड करता है। उसके लिए हम लोग एक फार्मूला पढ़ते हैं बीएससी में, m = m0 इंटू अपॉन 1 माइनस √1 माइनस v² अपॉन c²। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा था। तो मास तो देखो इस पर डिपेंड कर रहा है स्पीड पे, ठीक है, लेकिन चार्ज स्पीड पर डिपेंड नहीं करता है, ध्यान रखना इस बात को। मास स्पीड पर डिपेंड करता है लेकिन चार्ज स्पीड पर डिपेंड नहीं करता। अगर चार्ज को लेकर हम दौड़ने लग जाएंगे तो उसके मैग्नीट्यूड में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अगर 1 कूलम का चार्ज है तो कितनी भी स्पीड से दौड़ो वो 1 कूलम ही बना रहेगा। ठीक है, चार्ज के नेचर पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक, अच्छा, रेडियस ऑफ कर्वेचर पर क्या रिलेशन रहता है, रेडियस के साथ में इसका क्या रिलेशन होता है। ठीक, चलो इसको समझते हैं एक ऐसे डायग्राम बना करके, ऐसा एक गद्दा से। ठीक है, इधर हल्का सा ऐसा कर्व लेते चलते हैं ऐसे, है ये लो। ठीक है, और ये कुछ फ्लैट ऐसा पार्ट है। ठीक, तो अगर इस बॉडी को, इस तरह की एक बॉडी को चार्ज दिया जाता है, एक चार्ज दिया गया कुछ, तो इसमें देखो जो सबसे ज़्यादा जो चार्ज स्टोर होगा, मतलब इकट्ठा होगा जा कर के जहाँ पर, वो जितना उसका रेडियस कम होगा उस जगह पर ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा। यहाँ पर ऐसा कुछ कुछ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर कुछ थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, और सबसे कम इस पार्ट पे रहेगा। ठीक है, इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, सबसे ज़्यादा तो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, मतलब ये चार्ज जो है इसका रिलेशन रेडियस ऑफ कर्वेचर के साथ में इन्वर्स का है। ठीक है, उल्टा रिलेशन है। अगर रेडियस कम होगा वहाँ पर चार्ज ज़्यादा होता चला जाएगा। ठीक है, मतलब कॉर्नर्स पर चार्ज सबसे ज़्यादा इकट्ठा होता है। तो इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल अगर देखें तो अपने घरों में जो रेफ्रिजरेटर होते हैं, मतलब फ्रिज होते हैं, तो उसके कॉर्नर को कभी छुओ, कभी कभी अपने को ऐसा लगता है कॉर्नर अगर छू लो बरसात के टाइम पे तो अपने को झटका सा हल्का सा फील हो जाता है, जबकि बीच में फिर हम ऐसे टच कर कर देखते हैं, देखो इसमें अब तो नहीं लग रहा, बीच में कहीं नहीं लगता, और जैसे ही कॉर्नर को फिर छूते हैं फिर लग जाता है, तो हम सोचते हैं ये फ्रिज में गड़बड़ी आ रही है। लेकिन वो फ्रिज में गड़बड़ी नहीं है, वो चार्ज का थोड़ा सा लीकेज होता है। थोड़ा सा भी अगर लीकेज करेगा तो वो कॉर्नर्स पे ही इकट्ठा हो जाएगा जा करके। और सबसे अच्छा इफेक्ट इसका दिखता है कंप्यूटर के CPU में, उसके कॉर्नर को छुओ, ज़बरदस्त अच्छी सी फील आती है उसमें। ठीक है, अगर फील करनी हो तो वहाँ पर उसको टच कर सकते हो। समझा गया? तो रेडियस ऑफ कर्वेचर के साथ में इसका ये रिलेशन रहता है। ओके, ठीक है, चलो तो आज के लिए इतने चार्ज की यहाँ पे प्रॉपर्टी, मतलब चार्ज का पार्ट यहाँ कंप्लीट होता है। ठीक, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम लोग कूलॉम लॉ के साथ। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।